वेलकम टू शॉर्ट हैंड विद्यालय। दोस्तों, ये डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। ठीक है, न्यूज़पेपर के संपादकीय से लिए हैं, थोड़ा सा आपको टफ लग सकती है। इसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड भी यूज हुए हैं, तो आप लोग उनकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन आज का। जो लोग पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली न्यू डिक्टेशन मिल सके। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टार्ट। दुनिया में अधिकांश देश जहां अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए कोरोना महामारी को रोकने में लगे हुए हैं, वैक्सीन की तलाश की जा रही है, वहीं अफगानिस्तान में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका और तालिबान के बीच अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए 29 फरवरी को जो शांति समझौता हुआ था उस पर पूरा अमल नहीं हो पा रहा है। हिंसा की वजह है अफगान सरकार के किसी प्रतिनिधि का इस समझौते की बातचीत में शामिल नहीं होना। इस समझौते के तहत 2000 तालिबान लड़ाकों को जेलों से छोड़ना अब भी बाकी है। वहीं तालिबान की कैद में रहने वाले 1000 अफगान सुरक्षा कर्मियों को नहीं छोड़ा गया है। उम्मीद की जा रही है कि समझौते के बाद हिंसा में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तालिबान ने एक ही सप्ताह में 222 हमले किए, जिसमें 400 से ज़्यादा अफगान सुरक्षा कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए। अफगान सरकार पर दबाव बनाने के लिए कई धार्मिक गुरुओं को भी निशाना बनाया गया। समझौते के बाद झूठा प्रचार किया गया कि अमेरिका तालिबान के बीच हुए समझौते में पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी पोल अमेरिका के विदेश विभाग की आतंकवाद पर ताज़ा रिपोर्ट ने अब खोली है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने अफगान शांति प्रक्रिया में कोई सकारात्मक योगदान नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हक्कानी नेटवर्क को अपनी ज़मीन उपयोग करने की इजाज़त देता है, जो अफगानिस्तान व भारत को निशाना बनाते हैं। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि यह रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल असेंबली में अपने भाषण के दौरान अमेरिका में 9/11 को हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। इससे पाकिस्तान का दहशतगर्द समर्थक चेहरा उजागर हुआ। अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी देखना नहीं चाहता। उसने हक्कानी नेटवर्क का सहारा लेकर अफगानिस्तान में भारतीय ठिकानों पर हमले भी करवाए। अफगानिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक खालिद सदाद का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक क्षम भूमिका अदा कर रहा है। तालिबान की बातों पर किसी भी सूरत में यकीन नहीं किया जा सकता। चंद दिन पहले ही तालिबान ने कश्मीर मुद्दे को भारत का अंदरूनी मामला बताते हुए इस पर पाक का साथ न देने की बात कही थी, जबकि इससे ठीक पहले कहा था कि काबुल में कब्जे के बाद कश्मीर को भी छीन लिया जाएगा। इधर अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया में जुड़े वार्ताकारों से जुड़े समाचार भी सामने आ रहे हैं। इनके मुताबिक शीर्ष तालिबान नेताओं के कोरोना महामारी से संक्रमित हो जाने के बाद पैदा हुए मतभेदों के कारण तालिबान नेतृत्व में खलबली मची हुई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट की माने तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य अलकायदा व तालिबान के रिश्तों से परेशान है। यह खुलासा भी हुआ है कि तालिबान में एक नया गुट कलायत हैज-ई बना है, जो शांति समझौते के खिलाफ है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और अब्दुल्ला के बीच मतभेदों को भुलाकर हाल ही में जो सत्ता समझौता हुआ है, शायद ही पुख्ता साबित हो। कुछ दिन पहले 2 अफगान राष्ट्रपतियों के शपथ ग्रहण के समय अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि यदि वे दोनों मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो इस साल के साथ अगले साल के लिए भी $1 अरब की अमेरिकी मदद काट दी जाएगी। अमेरिका में आगामी नवंबर माह में राष्ट्रपति चुनाव हैं। अधिकांश मतदाताओं ने नस्लवाद, कोरोना और बेरोजगारी को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बताया है और ट्रंप को इन तीनों मोर्चों पर विफल करार दिया है। इसलिए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद ही अमेरिका तालिबान शांति समझौते के भविष्य का पता चलेगा। मौजूदा हालात से पता चलता है कि शांति समझौता अधर में है और यह शायद ही टिकाऊ साबित होगा। भारत को आए दिन 1962 की याद दिलाने वाला चीन खुद
58 साल पहले के हालात से जरूरी सबक नहीं सीख पा रहा है। किसी भी देश को विजय या पराजय की ओर ले जाने में एक बड़ा निर्णायक तत्व होता है उसके नेतृत्व की गुणवत्ता। ब्रिटिश औपनिवेशक ताकत के खिलाफ महात्मा गांधी, उनके शीर्ष सहयोगियों जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अन्य ने विराट जन आंदोलन खड़ा करने की प्रक्रिया में लाठियां खाई थी, जेलें भरी थी और ब्रिटिश सत्ता को बार बार लुंज-पुंज किया था। इन नेताओं की अखिल भारतीय पार्टी कांग्रेस अहिंसक आंदोलनों की अभ्यस्त थी। उसके पास लाखों लोगों को सड़कों पर लाने की क्षमता तो थी, मगर सामरिक चिंतन नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे ज़्यादा समझ रखने वाले नेहरू सहमात का खेल खेलने में दक्ष नहीं थे। 1962 में यह था। भारत का नेतृत्व द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले चुके फौजी अफसरों की भूमिका भी निराशजनक रही। देखते हैं चीन का नेतृत्व कैसा था। माओ सेतुंग, चाओ एनलाई, लिऊ शाओची, चिन पियाओ, चू तेई और अन्य नेता कई युद्धों की भट्ठी से तपकर निकले थे। कम्युनिस्ट पार्टी और सेना दोनों का भी कुशल नेतृत्व करते थे। मार्शल चियांग काई शेक की 9 लाख की सेना से भिड़ना उन्हें आता था। अपने सामने की सबसे ताकतवर जापानी फौजी मशीन से भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। यही वह नेतृत्व था जो 1950 में कोरिया के मैदान में कूद पड़ा था। बहुत बाद में ज्ञात हुआ कि कोरिया में अपने सामरिक उद्देश्य पूरे कर पाने में विफल अमेरिका ने चीन पर एटम बम छोड़ने की योजना बना ली थी। लेकिन माओ को तो पहले ही यकीन हो चुका था कि साम्राज्यवाद कागजी शेर है। इस नेतृत्व ने 1962 में भारत पर हमला किया था। 2020 में दोनों देशों का नेतृत्व बुनियादी तौर पर बदला हुआ है। चीन में युद्धों में तपे तपाए नेताओं की पीढ़ी कब की जा चुकी है। चीन में पूंजीवाद आया है तो उसके साथ ही पूंजीवादी शासन से पैदा होने वाली बुराइयां भी। कम्युनिस्ट पार्टी और शासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा चुके हैं। मार्क्सवादी लेनिनवादी शब्दावली में कहें तो आज के चीनी नेताओं का वर्ग चरित्र माओकालीन नेताओं से भिन्न है। कुल मिलाकर वे नौकरशाह हैं। 1962 आते आते नेहरू के साथ कांग्रेस भी थकने लगी थी। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद के शेर की सवारी करके सत्ता में आई है। संघ परिवार की समग्र शक्ति मोदी के पीछे है। सेना की स्थिति क्या है? माओ के जुझारू सैनिकों के पास खोने को बहुत कुछ नहीं था। वे उबले चावल खाकर लड़ा करते थे। आज का चीनी सैनिक सुविधाओं का आदी है। उसे दुनिया की सबसे बड़ी सेना और आधुनिक सैन्य तंत्र का भी गुमान होगा। लेकिन युद्ध में विजय के लिए सिर्फ उतना काफ़ी नहीं होता। अगर यही होता तो अफगानिस्तान से सोवियत संघ की विश्व चर्चित लाल सेना को पलायन न करना पड़ता और अब अमेरिका वहीं से निकलने के लिए छटपटाता नहीं। 1979 में वियतनाम पर हमले के बाद चीन की सेना ने कोई जंग नहीं लड़ी है। भारतीय सेना 1962 के बाद 1965, 1971 और कारगिल की जंगें फतह कर चुकी हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अनवरत युद्धों और सैनिक कार्रवाइयों का दुर्लभ अनुभव दुनिया में केवल भारतीय सेना को प्राप्त है। भारतीय सेना 1962 के राष्ट्रीय अपमान के एक अजय अस्त्र से लैस है। ट्रेनिंग के दौरान 1962 की पढ़ाई अच्छी तरह करने वाले अफसर सीमा पर तैनात हैं। वे उस अपमान को धोने के लिए भी लड़ेंगे। विस्तारवाद और युद्धोन्माद में शराबोर चीन से पेश आते समय हमें 1967 के इतिहास को अपनी राष्ट्रीय स्मृति में अमर स्थान देना चाहिए। भारत के राजनीतिक नेतृत्व और मनस्थिति में आए परिवर्तन के निहितार्थ को समझने में चीन चूक कर गया। हालांकि इंदिरा गांधी 1962 में युद्ध के दौरान सेना और जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने पिता नेहरू और सुरक्षा बलों की अवहेलना कर तेजपुर तक पहुंच गई थी। प्रधानमंत्री के नाते इन्हीं इंदिरा गांधी ने विद्रोहियों का दमन करने के लिए ऐजल पर बमबारी करवा दी थी। 1967 में चीन सिलीगुड़ी गलियारे तक पहुंचने के लिए सिक्किम में नाथुला और चोला पर कब्जा करना चाहता था। भारतीय सेना ने नाथुला की लड़ाई में चीन के 340 सैनिकों को हलाक कर चीनी सेना को 3 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया था। हमारे 89 सैनिक शहीद हुए थे। चोला में चीन के 35 सैनिक मारे गए थे और भारत के 15 शहीद हुए थे। नाथुला और चोला की विजय ने चीन को कई वर्षों तक शांत रहने के लिए मजबूर कर दिया था। 1962 की पराजित सेना अब नए अवतार में आ चुकी थी। बारूद की गंध से जिनके दिल बैठने लगते हैं, उनकी पलायनवादी आवाज़ें भी सुनाई पड़ने लगती हैं। बेशक युद्ध तबाही लाता है, आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है,
सैनिक हताहत होते हैं, लेकिन जब युद्ध थोपा जाए, जमीन हथियाई जाए और नाजी जर्मनी की तरह नई नई मांगों के साथ अल्टीमेटम दिए जाएं, तो आप क्या करेंगे? मुल्क की इज्जत बचाने के लिए मुंहतोड़ जवाब देंगे या नहीं? सरकार सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुकी है कि चीन को मई से पहले की स्थिति बहाल करनी पड़ेगी। सफल युद्ध सिर्फ सरकार और सेना नहीं लड़ती, राष्ट्र की समस्त जनता लड़ती है। इसलिए पूरे देश को मानसिक तौर पर संकल्पबद्ध करने की जरूरत है। चीन भारत के माफिक हालात पैदा करे, सेनाएं अप्रैल की अंत वाली रेखा तक लौट जाएं और युद्ध का खतरा दूर हो जाए, तब भी भारत को उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नेहरू से लेकर मोदी तक भरोसा कई बार किया जा चुका है। अब अगले मोर्चे की तैयारी करनी चाहिए। अगर चीन को यह विश्वास हो जाए कि भारत उसे विजय से वंचित ही नहीं बल्कि हरा भी सकता है, तो युद्ध की आशंका अपने आप खत्म हो जाएगी। इस समय अंतर्राष्ट्रीय शक्ति समीकरण चीन के प्रतिकूल है, लेकिन भारत के इतना अनुकूल भी नहीं कि वह प्रतिरोधक राजनय पर अमल कर सके। कीमत जो भी हो, भारत को भरोसेमंद और प्रतिरोधक शक्ति समीकरण पैदा करने के लिए जुटना पड़ेगा। स्टॉप।